समापन समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेलों और खिलाड़ियों को नई पहचान देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति लागू की गई है। इसके तहत खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां दी जाएंगी। वहीं साथ ही खेलों के लिए प्रदेश में सुनियोजित इंफ्रास्ट्रक्चर विकास किया जा रहा है। चाहता हूं कि इन अवसरों का लाभ उठाएं, खेलों से जुड़ें और अपनी प्रतिभा को नई दिशा दें। उत्तराखंड के साथ साथ भारत का नाम विश्व पटल पर स्थापित करें। भाइयों बहनों, हमारे प्रदेश के युवा, उनके अंदर अपार प्रतिभाएं हैं, उनकी क्षमताएं अनंत हैं। उनके भीतर खेलों के प्रति एक अलग उत्साह है, एक जुनून है और ऊर्जा है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि पहले के समय में खेलों के बारे में जितनी बातें अभी रेखा जी ने यहां से कही, सच में हम लोग उन सामान्य स्थितियों और परिस्थितियों को देखते हुए आज इन जिम्मेदारियों पर पहुंचे हैं। इसलिए हम जानते हैं कि एक सामान्य परिवार में पैदा हुए बेटे और बेटी को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने में किन कठिनाइयों का, किन चुनौतियों का, किन परेशानियों का, किन अभावों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे खिलाड़ियों को, हमारे बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले और एक अच्छा समर्थन मिले जिसके वो हकदार हैं। पहले के समय में सचमुच अगर मैं कहूं तो इन लोगों ने खेल को खेल बनाकर छोड़ दिया था। इस समय खिलाड़ियों के पास उस समय न पर्याप्त मैदान होते थे, न प्रशिक्षित कोच होते थे, न आधुनिक सुविधाएं होती थी। हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा संसाधनों के अभाव में दम तोड़ दिया करती थी। अनेक प्रतिभाएं उस समय भी थी, वो सभी प्रतिभाएं आगे आ सकती थी अगर उनको अच्छा मंच मिला होता, अच्छा प्रोत्साहन मिला होता। अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी कमी के कारण आगे नहीं बन पाए। उनकी मेहनत और सपने व्यवस्था की अनदेखी में व्यर्थ हो गए। लेकिन हमने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी डबल इंजन की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस स्थिति को हमने पूरी तरह से बदलने का संकल्प लिया और हमने कहा कि अगर कोई भी युवा भाई बहन, कोई खिलाड़ी आगे बढ़ना चाहता है, खेलों में कैरियर बनाना चाहता है, उसके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, कौशल है, तो उसको संसाधनों का अभाव नहीं होने देंगे। हम नई खेल नीति लाए और नई खेल नीति में हमने इसका प्रावधान किया। भाइयों बहनों, आज ना हम केवल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी ठोस कदम उठा रहे हैं। और इसी के तहत हमने जो खेल नीति है उसमें सारे प्रावधान किए हैं। इसके तहत पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में सीधे लाभ, निःशुल्क प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। अभी हल्द्वानी में हम राज्य की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, जहां खिलाड़ी आधुनिक कोचिंग, खेल विज्ञान और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, ऐसे योजनाओं के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को मासिक छात्रवृत्ति के साथ साथ खेल उपकरण खरीदने के लिए भी हम सहायता प्रदान कर रहे हैं तथा उनकी प्रतिभाएं किसी प्रकार से संसाधनों की कमी से रुके नहीं। हमारी सरकार खिलाड़ियों के साथ साथ उन्हें प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों को भी पूरी तरह से उनका भी ध्यान कर रही है। उनके मानदेय में प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की गई है ताकि वो और अच्छे ढंग से प्रतिभाओं को आगे बढ़ा सकें और अच्छा उनका मार्गदर्शन कर सकें और अच्छा उनका मोटिवेशन कर सकें। सभी दिव्यांग खिलाड़ियों को भी बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं ताकि वो बिना किसी भेदभाव के अपनी क्षमता दिखा सकें। साथ ही खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उनको सम्मान देने के लिए उत्तराखंड खेल रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न जैसे सम्मान दिए जा रहे हैं, जिससे खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को उनकी मेहनत की सही पहचान मिल सके। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, इस वर्ष से खेल महाकुंभ तथा अन्य राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में आवेदन करने पर 4% का क्षैतिज आरक्षण भी दिया जाएगा। यह निर्णय केवल एक प्रावधान नहीं है, बल्कि हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और प्रतिभा का सम्मान है। आज इस भव्य आयोजन के समापन पर मैं हर उस खिलाड़ी को नमन करना चाहता हूं जिसने पूरे समर्पण के साथ, पूरे अनुशासन के साथ
खेल के मैदान में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। साथ ही मैं आप सभी खिलाड़ियों से यह भी कहना चाहूंगा कि खेल का असली अर्थ केवल हार या जीत नहीं है, बल्कि वो भावना है जो हमें अनुशासन, टीम वर्क। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से गैरसैंण में होगा शुरू। सीएम धामी 11 मार्च को पेश करेंगे बजट। वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट होगा प्रस्तुत। 13 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। ये सत्र 13 मार्च तक चलेगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगी, जिसमें सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11 मार्च को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट सदन में पेश करेंगे। इस बजट में विकास योजनाओं, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े प्रावधानों पर जोर रहने की संभावना है। इसके अलावा सत्र के दौरान विभिन्न विभागों के अनुदान मांगों और अध्यादेशों पर भी चर्चाएं की जाएंगी। तो वही आपको बताते चले, उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देहरादून में बजट सत्र का ऐलान हुआ है। तो वही आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं बजट सत्र का ऐलान, जहां बजट सत्र में 9 मार्च से गैरसैंण में होगा शुरू। साथ ही सीएम धामी 11 मार्च को पेश करेंगे बजट। वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। 13 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। राज्यपाल का अभिभाषण भी सत्र में होगा, जहां अध्यादेशों और अनुदान मांगों पर होंगी चर्चाएं। तो वही आपको बताते चले, उत्तराखंड बजट सत्र को लेकर क्या ऐलान किया गया है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। अध्यादेशों और अनुदान मांगों पर चर्चाएं होंगी। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र जो अब 9 मार्च को गैरसैंण में शुरू होगा। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी, गैरसैंण में 9 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर इस वक्त क्या तैयारियां चल रही है? बिल्कुल, जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं और सभी विभागों के जो कार्य हैं और जो तमाम जो, क्योंकि गैरसैंण विधानसभा में ये सत्र होना है, तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी की जा रही हैं और 9 मार्च से ये गैरसैंण में सत्र शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11 मार्च को सदन में बजट पेश करेंगे और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जो बजट है वो प्रस्तुत किया जाएगा। सत्र 13 मार्च तक चलेगा और राज्यपाल का अभिभाषण भी सत्र में होगा। इसके दौरान जो तमाम अध्यादेश और अनुदान और मांगों पर जो है कार्रवाई की जाएगी, चर्चा की जाएगी और 9 से 13 मार्च तक कहीं न कहीं जो गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की, वहां पर ये सत्र जो है होने जा रहा है। इसको लेकर जो प्रमुख सचिव हैं धनंजय चतुर्वेदी, उन्होंने जो है आदेश जारी किया है और राज्यपाल की तरफ से जो अनुमति है वो मिली है और 9 मार्च से 13 मार्च तक ये विधानसभा का सत्र विधानसभा भवन भराड़ीसैंण गैरसैंण में होने जा रहा है। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के। आप हम बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित संवाद कार्यक्रम में प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और सह प्रभारियों के साथ वित्तीय चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और संगठन के बीच मजबूत समन्वय की सुशासन की आधारशिला है। वहीं उन्होंने पदाधिकारियों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान भी किया। उन्होंने जन समस्याओं के त्वरित समाधान को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए सतत संवाद और फीडबैक की आवश्यकता पर भी जोर दिया। तो वहीं देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो चारधाम यात्रा पर सीएम धामी का बयान। चारधाम यात्रा प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण। चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर। सीएम का यह बयान जो है सामने आए, पिछले सालों में सबक लेकर किए गए हैं ये सुधार। वहीं देहरादून के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा से होटल, ढाबा, परिवहन, घोड़ा खच्चर संचालक और स्थानीय कारोबारियों सहित हजारों परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। सीएम धामी ने कहा कि यात्रा की तैयारियां तेजी से चल रही है और प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। साथ ही तमाम तैयारियां की जा रही है यात्रा को लेकर, जहां आपको बता दें पिछले सालों में आई चुनौतियों से सबक लेते हुए इस बार यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएं, आपदा प्रबंधन, पंजीकरण व्यवस्था और सुरक्षा
इंतजामों को भी मजबूत किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यात्रा का अनुभव मिले। तो वहीं आपको बताते चले, चारधाम यात्रा को लेकर तमाम चारधाम यात्रा हमारे लिए हमेशा बहुत महत्वपूर्ण यात्रा होती है और लाइफ लाइन है, और उसके निमित्त सारी तैयारियां हम जैसे ही 2025 की चारधाम यात्रा संपन्न हुई थी, उसके बाद हमने यात्राओं की अगली यात्रा की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। अब सभी कपाट खुलने की तिथियां भी आ गई हैं और लगातार बैठकें चल रही हैं। हमारा हर तरह से प्रयास है कि पिछले सालों के अनुभव लेकर 2026 की यात्रा और अच्छी हो, सुखद हो, ऐतिहासिक हो। सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता कि सबके लिए सुरक्षित हो, और सारे स्टेक होल्डरों के साथ बात करके, जो हितधारकों के साथ बात करके उस पर काम किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। जो यात्रा की व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं जहां जहां जिस प्रकार से करनी, सभी विभाग मिलकर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सर, नेता प्रतिपक्ष ने आपको लेटर लिखा। तो वहीं आपको बताते चले, चारधाम यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी है। चारधाम यात्रा पर सीएम धामी का बयान, चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी, पिछले सालों से सबक लेकर किए जा रहे हैं सुधार। इस बार भव्य होगा चारधाम यात्रा, सीएम ने कहा। इस बार चारधाम को और बेहतर बनाया गया, सुरक्षा और सुविधा पर सरकार का फोकस, सीएम धामी ने कहा। वहीं व्यवस्थाओं में नहीं होगी कोई कमी। जहां चारधाम यात्रा को लेकर सीएम का यह बयान सामने आया, जहां अब व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा आपदा प्रबंधन टीमों को रखा गया। चारधाम यात्रा प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। सीएम का यह बयान जो सामने आया। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए आरएनटीवी नेशनल के साथ। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माता बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु
10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप एक वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो वहीं चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। चारधाम यात्रा के दौरान सेल्फी लेना प्रतिबंधित। चारधाम यात्रा में सेल्फी नहीं ले सकेंगे अब श्रद्धालु। मंदिर परिसर में मोबाइल फोन ले जाना भी वर्जित कर दिया गया। तो वहीं आपको बता दें, चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए नए नियम लागू कर दिए गए। अब मंदिर परिसर में मोबाइल फोन ले जाना वर्जित होगा और सेल्फी लेना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन का कहना है कि ये कदम श्रद्धालुओं की सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाए गए। यात्रियों से अपील की गई कि वे इन नियमों का पालन करें और यात्रा के दौरान सतर्क रहें। तो वहीं आपको बताते चले, और यात्रा के दौरान केवल पूजा अर्चना पर ही ध्यान दें। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। तो वहीं आपको बताते चले, चारधाम यात्रा में अब सेल्फी लेना प्रतिबंधित। मंदिर परिसर में मोबाइल फोन ले जाना भी वर्जित कर गया। तो ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं चारधाम यात्रा का नया नियम। चारधाम यात्रा के दौरान सेल्फी लेना प्रतिबंधित और वही मंदिर परिसर में मोबाइल फोन ले जाना भी अब वर्जित कर दिया गया है। श्रद्धालुओं को फोन रखने के लिए मिलेगी लॉकर की सुविधा मिलेगी। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को लॉकर सुविधा की जिम्मेदारी दी गई है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने दिए हैं ये आदेश, जहां अब सेल्फी लेना प्रतिबंधित रहेगा। चारधाम यात्रा के दौरान ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में आयोजित बैठक में ये फैसला लिया गया। चारधाम यात्रा के दौरान सेल्फी लेना प्रतिबंधित। इसी खबर पर एक बार फिर हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, मैं जानना चाहूंगी, चारधाम यात्रा में सेल्फी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला आखिर क्यों लिया गया? चारधाम यात्रा में व्यवस्थाएं बनाने का जो सरकार का जो कहीं न कहीं दायित्व है, उसी कड़ी में ये फैसला लिया गया है। और इससे पहले एक और फैसला भाजपा सरकार ने लिया है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश जो हमारे पवित्र चार धाम हो चाहे अन्य पवित्र जो स्थल हैं, धार्मिक स्थल है, वहाँ पर वर्जित रहेगा। जो मंदिर परिसर है वहाँ पर जो है जो मोबाइल हैं वो सब जमा कर लिए जाएंगे। लॉकर्स में जो है जो श्रद्धालु हैं वो अपने फोन रखेंगे और उनको लॉकर की चाबी दी जाएगी। उसका कुछ चार्ज भी कहीं न कहीं सरकार की तरफ से फिक्स किया जाएगा। और चार धाम यात्रा में अक्सर ये देखने को मिला है कि कई बार पिछले साल हमने देखा था कि एक जो डॉग है उसको लेकर के भी वहाँ एक श्रद्धालु पहुंच गए थे और तरह तरह के वीडियो जो है वायरल होती हैं। कोई वहाँ पर हुड़दंग मचाते हुए डांस कर रहे हैं। तो जो वहाँ की जो पवित्रता है और जो कहीं ना कहीं नियम है वो बने रहे, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया है। और ताकि जो मंदिर परिसर के बाहर आप कुछ भी करें, लेकिन जो मंदिर परिसर है उसके अंदर अब सेल्फी लेना प्रतिबंधित रहेगा और जो मोबाइल फोन है वो कहीं ना कहीं लॉकर्स में जमा कर दिए जाएंगे ताकि किसी भी श्रद्धालु को जो है दिक्कत न हो। और जो हमारी जो मान्यता है चारों धामों की कहीं ना कहीं जो मान्यताएं हैं वो भी बने रहे और
जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं बना रहे, ताकि जो है सरकार को भी दिक्कत न हो और जो श्रद्धालु हैं वो भी जो है सुगम तरीके से भक्ति भाव में अपना जो है हिंदू धर्म के जो तमाम जो नियम है उसके तहत चार धाम के दर्शन करें। और मंदिर परिसर के बाहर वो कुछ भी अपने मोबाइल से कर सकते हैं, लेकिन मंदिर परिसर में चारों धामों में ये सुविधा जो है बैन रहेगा। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर को तमाम जानकारी के से बने रही हमारे साथ। अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, देहरादून जिला कोर्ट में बम की धमकी, मेल के जरिए कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली। धमकी के बाद परिसर कराया गया खाली, डॉग और बम स्क्वाड पहुंचे देहरादून कोर्ट, अधिकारी कर्मचारी सुरक्षित बाहर निकले। वहीं आपको बताते चले, देहरादून में जिला कोर्ट में मेल के जरिए बम धमकी मिलने से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने तुरंत सभी जुडिशरी कर्मचारियों और अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया है। वहीं कोर्ट परिसर खाली करा दिया गया और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मौके पर डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम पहुंच गई और वे धमकी की जांच में जुटे हुए। वहीं कोर्ट परिसर में आसपास अफरा तफरी का माहौल देखा गया। अधिकारियों ने लोगों से परिसर से दूर रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून से बड़ी खबर, जहां जिला कोर्ट को मिली बम की धमकी। इसी खबर पर हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी, देहरादून जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, क्या यह धमकी मेल के जरिए मिली है? बिल्कुल पूजा, लगातार उत्तराखंड की जो जिला कोर्ट है, इससे पहले आपको बताएं कि नैनीताल, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के साथ साथ आज ही हरिद्वार जो कोर्ट है, जिला कोर्ट है, उसको उड़ाने की भी धमकी मिली है। और राजधानी देहरादून के जो बिल्कुल व्यस्ततम इलाके में जिला कोर्ट है, प्रिंस चौक के पास जो जिला सत्र एवं न्यायालय है, उसको उड़ाने की भी धमकी आज मिली है। तो मेल के जरिए जो है ये सूचना कहीं न कहीं जो प्रसारित की गई है। इसके बाद वहां पर मौके पर जो है अफरा तफरी का माहौल रहा, सभी को जो है वहां से हटाया गया, चाहे वकील हों या जजेज हों या फिर अन्य जो स्टाफ है या फिर जो आम आदमी वहां पर पहुंचे अपनी सुनवाई के लिए या अपने दैनिक कार्य के लिए जो वहां पहुंचे थे, सभी को वहां से जो है बाहर किया गया है। और कोर्ट परिसर को खाली करके वहां पर डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड की टीम जो है पहुंचकर जांच कर रही है। और कहीं ना कहीं कोर्ट परिसर और जुडिशरी के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो भी वहां से जो है पूरा भवन खाली कर लिया गया है। और हालांकि पिछले दिनों से लगातार ऐसी जो अफवाह ही इन्हें कह सकते हैं, जब तक क्योंकि ऐसे उड़ाई जा रही है, लोगों को कहीं ना कहीं एक तरह से जो है पैनिक किया जा रहा है, पुलिस को भी परेशान किया जा रहा है। और इसकी अभी जांच की जाएगी कि ये मेल कहाँ से आया है और इनका उद्देश्य क्या था। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं हरिद्वार जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। प्रशासनिक कार्यालय में फैक्स और ईमेल के जरिए एक अजीब संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें तमिलनाडु में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू न करने की मांग करते हुए धमकी दी गई। हरिद्वार जिला न्यायालय सिडकुल थाना क्षेत्र रोशनाबाद में स्थित है। मामले में अभी तक पुलिस को आधिकारिक शिकायत नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस ने जांच शुरू कर दी और तफ्तीश जारी है। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते देहरादून, जहां कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। समाज के कामों में लगे हुए हैं। मैं बाबा से ही प्रार्थना करता हूं कि बाबा हमेशा सदैव हमें सत्य के मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर और जन कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करें। हमारे अंदर दया का भाव रखें, हमारे अंदर संवेदनशीलता हो, हम सबके अंदर करुणा हो और हम सबके अंदर धर्म के अनुसार कर्म करने का हमेशा भाव हो। बाबा हमेशा धर्म के मार्ग पर चलाए, क्योंकि अगर हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो ये मानिए कि जो भी कर्म होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि धर्म कहता है सभी के लिए अच्छा करना है। जो स्वयं को अच्छा लगता है, जो न्याय होता है, उसके अनुसार काम करना है। मैं ये संकल्प दोहराता हूं कि आप सभी के विश्वास और स्नेह को सदैव बनाए रखते हुए पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ बाबा की कृपा से आपकी सेवा हमेशा इसी प्रकार करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अधिक न बोलते हुए
पुनः इस आयोजन समिति को और ऐतिहासिक खाटू श्याम जी फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही।